गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और हमारा आज लेक्चर नंबर 22 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर रहे थे हम लोग और हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंच चुके थे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने आपको करा दिया था, फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन में 3 फॉर्मूले थे, एक आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मीन का इस्तेमाल करके, और एक अज्यूम मीन से निकाल सकते हो, और तीसरा आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन निकाल के भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से आएगी, ऑलवेज मीन से आएगी। डेफिनेशन के मुताबिक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो वो है, और 3 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बता दिया था कि 2 सीरीज या 2 से ज्यादा सीरीज का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, इस फॉर्मूले से कंबाइन कर दीजिए, यू विल गेट सेम आंसर। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना होगा, पेपर में क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, आपको हो सकता है कि फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना होगा आपको। उसके बाद करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज मैंने आपको बता दिया था कि मान लीजिए क्वेश्चन होता है कि उसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली गई होती है और मीन निकाला गया होता है, बट उस मीन निकालने या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में एक मिस्टेक हुई होती है, एक वैल्यू को हम लोगों ने गलत ले लिया होता है, वैल्यू कोई और होती है, हम उसे गलत ले लेते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, उसको करेक्ट करना होता है। करेक्ट करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऑलवेज। मैंने आपको बता दिया था क्यों, यही वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है मीन को करेक्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करने के लिए। ये एक फॉर्मूला है ना, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करेक्ट इनकरेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपका नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में। आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टी करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। हमने सबसे पहले मीन डेविएशन निकाला, हमने सबसे पहले मीन डेविएशन निकाला। मीन डेविएशन मान लीजिए किसी का 2 आ गया, या मान लीजिए 4 आ गया, और उसका मीन है आपके पास मान लीजिए 16, मीन 16 है और मीन डेविएशन आपका 4 है। इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है कि हर वैल्यू ऑन एन एवरेज अपने मीन से 4 से डेविएट हो रही है। अगर मान लो मीन ये है, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन +4 यहां तक भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, -4। तो आपकी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो इस सीरीज के अंदर रहेंगी। ये आपकी मीन वाली वैल्यू है, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज मीन से डेविएट हो रही है। कितना डेविएट हो रही है? 4 से। मतलब अगर आपकी कोई भी एक्चुअल वैल्यू होगी, मान लो यहां पर 16 है, मीन तो 16 है, 16 में 4 ऐड करोगे तो कितना होगा? 20, और 16 में से 4 माइनस करोगे तो कितना होगा? 12। मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 12 और 20 के बीच में फॉल करेंगे। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन 12 और 20 के बीच में फॉल करेंगी। कोई भी वैल्यू ज्यादातर केसेस में उस रेंज के बीच में आएंगी। जब आप एक्चुअल डाटे को मेजर करोगे ना, तो डेविएशन की वजह से सारी वैल्यू 16 नहीं होंगी, 16 के आसपास होंगी। कितना डेविएशन है? 4 का। यानी कि कुछ वैल्यू मीन से 4 ज्यादा हो सकती हैं और कुछ वैल्यू मीन से कम हो सकती हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये आपका मीन डेविएशन है 0,
मीन डेविएशन आपका 0 है और आपका मीन क्या है 15। इसका मतलब सारी वैल्यूज 15 है, डेविएशन है ही नहीं। हर वैल्यू मीन को रिप्रेजेंट कर रही है और डेविएशन 0 कब आएगा, जब सारी वैल्यू सेम होंगी, मीन 15 आएगा और डेविएशन 0 हो जाएगी। ठीक है जी। मान लीजिए मीन डेविएशन 10 है, मान लीजिए मीन डेविएशन 10 है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मीन 15 है तो कुछ वैल्यू 25 है और कुछ वैल्यू 5 है। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन जो होगी एक्चुअल डाटे की वो इसके बीच में फॉल करेगी। हमें आइडिया लगता है कि डाटे में डिस्पर्शन कितनी है, इतना बिखराव है। ठीक है। और मान लीजिए अगर मीन डेविएशन 30 है और मीन 15 ही है, मीन 15 ही है, तो इसका मतलब अगर मीन ये है तो बाकी कुछ वैल्यूज 45 होंगी और कुछ वैल्यू -15 होंगी। तो ज्यादातर वैल्यू इस रेंज के अंदर में रहेंगी। क्लियर, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर मैं रेंज के बारे में लिखूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं, रेंज ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन, सॉरी, इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है। और अगर मैं रेंज ऑफ, अच्छा क्या इसमें सारी ऑब्जर्वेशन कवर हो जाएंगी? नहीं, ज्यादातर कवर हो जाती हैं। ज्यादातर ऑब्जर्वेशन इस रेंज के अंदर कवर हो जाती है। एक बार आप ऐड कर रहे हो और एक बार माइनस कर रहे हो तो रेंज बढ़ जाती है और ज्यादातर ऑब्जर्वेशन उस रेंज के अंदर फॉल करती हैं। सारी नहीं, 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर। ठीक। रेंज ऑफ, अगर मुझे कोई बोले कि स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज निकालो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस एक रेंज आ जाएगी। अगर मैं और ज्यादा एक्यूरेसी चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, और ज्यादा एक्यूरेसी, रेंज और बढ़ा दी मैंने, डिस्पर्शन डबल कर दी, डिस्पर्शन को डबल कर दिया। और ज्यादा एक्यूरेसी चाहता हूं तो डिस्पर्शन को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे आप डिस्पर्शन को बढ़ाते जाओगे रेंज बढ़ती जाएगी और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में ज्यादा कवर होती जाएंगी। समझ आया? मान लीजिए इसी केस में मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कि मीन मान लीजिए 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मान लीजिए 5 है। मैं ये रेंज निकालता हूं तो रेंज क्या आएगी आपकी, 15 से लेके 25 के बीच। ज्यादातर वैल्यू इसके अंदर फॉल करेंगी। मुझे और एक्यूरेसी चाहिए, मुझे प्रिडिक्शन करनी है, मुझे प्रिडिक्शन करनी है तो मुझे एक्यूरेसी, डिस्पर्शन को और एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो एक्चुअल डाटे से डिस्पर्शन करने का मतलब आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि क्या हो सकता है। तो मैंने एक्स की वैल्यूज प्रिडिक्ट कर ली कि 15 या 25 के बीच में आएंगी एक्चुअल में, मैंने डिस्पर्शन को डबल कर दिया, अब रेंज और बढ़ जाएगी। देखो डबल करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को तो 10 हो जाएगा, 10 20 में से माइनस करोगे तो 10 एंड 30 आ जाएगा, रेंज और बढ़ गई। अब ज्यादातर चीजें इसमें कवर हो जाएगी। मैं और डिस्पर्शन को बढ़ा रहा हूं तो अब आप देखो अगर आप डिस्पर्शन को बढ़ाओगे तो कितना हो गया, 15 होगी डिस्पर्शन। 15 का मतलब 0 से लेके, सॉरी 5 से लेके रेंज और बढ़ गई। तो जब आप डिस्पर्शन को, डिस्पर्शन का मतलब क्या है, एक तो ये चीजें पता चलती हैं कि बिखराव कितना डाटे में, क्या मीन उस डाटे को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, और दूसरा अगर आपको प्रिडिक्टेबिलिटी करनी है, प्रिडिक्शन करनी है, तो आप ये नहीं बोलोगे मीन की वैल्यू आएगी, आप बोलोगे इस रेंज में वैल्यू फॉल कर सकती है। सपोज करो एक बैट्समैन है, बैट्समैन समझते हो ना, ठीक है, उसकी एवरेज है, बैटिंग एवरेज है, उसकी बैटिंग एवरेज है 20, नहीं सॉरी इतना बेकार बैट्समैन नहीं है, 60 उसकी बैटिंग एवरेज, ऑन एन एवरेज वो 60 स्कोर करता है और उसकी डिस्पर्शन है 20 सॉरी, डिस्पर्शन है 20, या मान लीजिए। तो अगर आप नेक्स्ट मैच में प्रेडिक्ट करना चाहते हो, उस पर सट्टा लगाना चाहते हो, आप इस बात पे सट्टा लगाओगे कि बैट्समैन
कितने से कितने, 40 से लेके 70 के बीच में स्कोर कर सकता, नहीं 50 से बीच में 70 के बीच में स्कोर कर सकता है। सट्टा लगा दोगे इसके ऊपर, क्योंकि डिस्पर्शन उसकी 10 है। आप 60 पे सट्टा नहीं लगाओगे, 60 पे तो एवरेज है, एक्चुअल में 60 थोड़ा ना स्कोर करेगा, या तो ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो हमने क्या किया, उसकी डिस्पर्शन निकाल ली कि ऑन एन एवरेज वो कितना डेविएट हो रहा है 60 से, तो वो आ गई 10, यानी कि वो ज्यादातर स्कोर इस रेंज में करता है। अब रिस्क को और कम करना चाहते हो, डिस्पर्शन को बढ़ा दो। ऐसे केस में मैंने ये किया, ठीक है, रिस्क को और बढ़ा दो, डबल कर दो, डिस्पर्शन को डबल कर दो। कि मान लीजिए आप ज्यादा पैसा लगाना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो डिस्पर्शन डबल कर दो, 40 to 80 के बीच में सट्टा लगा सकते हो। और रिस्क, आप अपनी सारी संपत्ति लगाना चाहते हो, रिस्क नहीं रखना, आप ये इस पे सट्टा लगा सकते हो, आपके हारने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई। ये डिस्पर्शन का एक और यूज होता है, क्लियर है। तो रेंज पता चल जाती है जब आप डिस्पर्शन को अपनी एवरेज के बीच में एडजस्ट करते हो, तो आपके पास एक रेंज आ जाती है, वो रेंज प्रिडिक्टेबिलिटी में आपको हेल्प करती है। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ये रही, पहली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, दैट इज व्हाई हम मीन से डेविएशन लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसकी जो डेविएशन है का स्क्वायर जो होता है वो मिनिमम होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन का स्क्वायर निकालते हैं। याद है मीन डेविएशन किसके केस में लीस्ट आएगी, मीडियन के केस में, कारण क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन जो मीडियन की होती है वो लीस्ट होती है, लेकिन स्क्वायर ऑफ डेविएशन किसकी लीस्ट होती है, अरिथमेटिक मीन की। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग मीन बेस्ट एवरेज मेथड डेविएशन निकालने का। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, रेंज, अगर रेंज में आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन को एडजस्ट करते हो तो उसमें 68.27% आइटम्स कवर होती हैं, ज्यादातर आइटम इसमें फॉल कर जाती हैं। अगर आप और ज्यादा कवर करना चाहते हो तो मैंने क्या कर दिया, रिस्क को डबल कर दिया, डिस्पर्शन को डबल कर दिया, तो 95.45 एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर फॉल करेंगी। अगर आप और रिस्क को बढ़ा देते हो कवर करने के लिए, तो अगर आप डिस्पर्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यानी कि ट्रिपल डिस्पर्शन को एडजस्ट कर, तो 99.73% आइटम्स उस रेंज के अंदर फॉल करेंगी, ये इसकी गारंटी होती है। तो आपको ये रेंज याद करनी है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है जी। ये सिर्फ ये रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन की गिवन है, मीन डेविएशन की रेंज गिवन नहीं है। चले आगे, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर n नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा, n नेचुरल नंबर है उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ये होगा। ये मैं आपको मेन क्लास में इसकी डेरिवेशन कराई है मैंने, ठीक है, तो अभी आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अप्लाई किस किस केस में होगा मैं उसका आपको समझा देता हूं, ठीक है। कि अगर आपके पास n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब क्या होते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो, n नेचुरल नंबर अगर आपके पास है तो आप फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास सीधी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। देखिए x है 1 2 3 4 5, एक y है 101 102 103 104 105, एक z है 56 57 58 59 60, और एक और है, कोई भी ले लो, a ले लो, चलो 24 25 26 27 28।
बी ले लो, 11 11 12 11 13 11 14 11 15, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। किसी का भी निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ओरिजिन चेंज है सब में। ठीक है, जो सीरीज ये है वही सीरीज ये है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देखो सिर्फ 100 ऐड हुए हैं, दूसरे में 55 ऐड कर रखे हैं मैंने हर एक में। मतलब ये सीरीज ये भी सेम है, ये भी यही वाली है, ये भी यही वाली है और ये भी यही वाली है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं तो इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा। ये बात जानते हो आप? क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया। ठीक है, तो ये है एन नेचुरल नंबर। अगर वो फॉर्मूला इस पे काम करेगा तो इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा, इसके भी काम करेगा, इसके भी काम करेगा। एन नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होकर कंटिन्यूटी में चलते हैं, एन का मतलब कहीं पर भी रुक सकते हैं। अगर उस केस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है 1/12 -1। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। हालांकि लगेगा एन नेचुरल नंबर पर, लगेगा पहली वे, लेकिन दूसरे का आंसर भी सेम ही आएगा, तीसरे का भी सेम आएगा, चौथे का भी सेम आएगा और पांचवी सीरीज का भी सेम आएगा। रीजन क्यों है सेम आने के लिए? क्योंकि हम लोग सिर्फ ओरिजिन चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ ओरिजिन चेंज किया हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो तो ही है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना एन नेचुरल नंबर का, वो एक्स सीरीज पे लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में एक्स सीरीज नहीं दी जाती। क्वेश्चन में या तो इस टाइप की सीरीज दे देते हैं, या इस टाइप की सीरीज दे देते हैं, या आपकी इस टाइप की सीरीज दे देते हैं, या को इस टाइप की सीरीज दे देते हैं और बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और आप शुरू हो जाते हो मीन निकालना। मीन, अज्यूम मीन, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से शुरू हो जाते हो। चुप करके ये फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है? और ये फॉर्मूला लगेगा कैसे, देखिए बड़ा इजी है। 12 1/12, एन कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर -1 लो, मिनट में सॉल्व हो गया। ठीक, √2 इज आंसर। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगा के निकाल के देख लीजिए। 3 फॉर्मूले ना हमारे मेन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये 3 है ना। एक मीन से निकल जाता है, एक अज्यूम मीन से निकल जाता है, एक आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी यूज कर लेते हो। किसी भी फॉर्मूले में लगा लो, आपका आंसर इतना ही आएगा। बस एक चीज याद रखना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाएगा ना, या तो करेक्ट इनकरेक्ट में से आएगा या ये वाला फॉर्मूला लगेगा उस पर। क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि फॉर्मूला लगेगा, आपको सोचना है कि लगेगा। अगर ऐसी सीरीज हो, ऐसी सीरीज हो, ऐसी सीरीज हो, ऐसी सीरीज हो, सब में वही फॉर्मूला लग रहा है। ओके, मानिए, देखिए, देखो एक्स है 79 80 81 82 83 84 85। क्वेश्चन पता है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का पूछ लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन सा आता है, या कोई स्टेटमेंट बना के दे देंगे, इस टाइप की बन जाएगी। आपको बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालिए। आपने क्या करना है? इसको मेथड से सॉल्व करने लग जाना है, मीन या अज्यूम मीन से या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से। बट आपको कोई करने की जरूरत नहीं। आप बोलो 1/12। ठीक, 1/12, एन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर -1, पूरा 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं ना, 1 2 3 4 5 6, सेम ही है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी आएगी वही स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होती है। ओरिजिन चेंज करने से उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर ओरिजिन कैसे चेंज है? हर एक में 78 प्लस है। देखो इसमें 78 प्लस करो, 79 बन गया। इसमें 78 प्लस करो, 80 बन गया। इसमें 78 प्लस करो, 81 बन गया। इसमें 78 प्लस करो, 82 बन गया। इसमें 78 प्लस करो, 83।
इसमें 78 84 और इसमें 78 प्लस करो 85 बन गया। तो आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो ना, तो जो आंसर इसका आएगा वही इसका आने वाला है। ओके, एन का मतलब क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। आई होप ये आपको पता चल गया होगा। चले आगे। ओके चलिए, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, वो तो आपको मालूम है, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में ओरिजिन के चेंज होने से कोई चेंज नहीं आता। स्टैंडर्ड डेविएशन में ओरिजिन के चेंज होने से कोई चेंज नहीं आता, बट अगर आप स्केल को चेंज करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग सेम चेंज हो जाएगा। स्केल हमारे आंसर का भी चेंज आएगा, बट आंसर पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। स्केल चेंज हो जाएगा। सपोज करो एक सीरीज है, उसका एक्स सीरीज है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 20 आ गया। हमने उस सीरीज को हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया -5 से। बताना कितना आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सीरीज। सुना नहीं ना, तभी दोबारा बोल देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक सीरीज का आ गया कितना 20, एक सीरीज का 20 है। हर एक वैल्यू को मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि स्केल चेंज कर दिया। तो नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? कितना आएगा? हर एक वैल्यू को मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नई सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा? ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी एक्स सीरीज की आपकी 20 थी। हर एक सीरीज को हर एक अगली सीरीज की हर एक वैल्यू को मैंने -5 से मल्टीप्लाई करके नई सीरीज हासिल कर ली। नई सीरीज कितना आएगा? 100 या -100? 100 या -100? 100 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। डिस्पर्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी, बस ये चीज याद रखना। यही है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक, डिटेल क्लास में मैंने ये पॉइंट बड़ी डिटेल में कवर किया, अगर आपने लगाई होंगी तो पता होगा। ओके, तो कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। कहते हैं आप ओरिजिन बदल दो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो तो सेम रहेगी, बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। अगर आप हर वैल्यू का स्केल चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल भी चेंज होगा। दैट इज इफ देयर आर टू वेरिएबल x एंड y रिलेटेड, दैट y इज इक्वल टू a प्लस bx फॉर एनी टू कांस्टेंट a एंड b, देन स्टैंडर्ड डेविएशन y क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई बाय b का मॉडुलस। मॉडुलस मतलब साइन पॉजिटिव, a का असर नहीं आएगा, b का मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन पॉजिटिव रखना है, बस ये याद रखना, इसको पल्ले बांध लो। ओके, चलते हैं आगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है आपने। इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी ये है, इसके तो सारे इंपॉर्टेंट है वैसे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अब आइए ये वाली प्रॉपर्टी, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन है? ये है कि क्वार्टल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 है और मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 है। ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि आइए मैं दिखाता हूं, 1 मिनट।
ये क्या हो गया इसको, छोड़ो, चल नहीं रहा ये। बस ये याद रखना है रिलेशनशिप, क्वार्टल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 है, क्वार्टल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 है, और मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का 4/5 है। इसका रिलेशन को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन चलता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी डाटे का मीन डिवीजन निकालते हो, उसी डाटे का क्वार्टल डिवीजन निकाल लेते हो, उसी डाटे का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हो। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है तो आपके पास मीन डिवीजन 4 आएगा। ठीक है, ये रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया मैंने। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका 3 है तो ये आपका 2 आएगा। ये याद करना है आपने। क्लियर? क्या याद करना है कि जो मीन डिवीजन होता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन का 4/5 होता है, और जो क्वार्टल डिवीजन होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 होता है। क्वार्टल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 होता है, और क्वार्टल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन का 2/3 होता है, और मीन डिवीजन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। ये तभी पॉसिबल है अगर डाटा सिमेट्रिकल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। इसको आपने याद रखना है। क्लियर? चलिए, एक मिनट, 10, 12 and 15। टेन, 12 एंड 15 थी ना वैल्यू? पता है आपको कितनी थी? क्वार्टर डिवीजन, मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आप देखो, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। क्वार्टर डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में 15 है। ठीक है, तो क्वार्टर डिवीजन इज इक्वल टू 10/15 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। 5 2 जाता है 3, 2/3। ठीक, और इसी तरीके से इन दोनों को पकड़ लो। मीन डिवीजन इज इक्वल टू 12/15 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, 4/5। अगर आपको याद नहीं होता तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10, 12 एंड 15 इनकी रेशियोज होती हैं, जिस रेशियो में इनकी वैल्यूज आती हैं। किसी भी सिमेट्रिकल डाटा ले लेना, उसकी क्वार्टर डिवीजन ले लेना, उसकी मीन डिवीजन लेना, और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन लेना, और अगर आप उसको देखोगे ना, उसकी जो वैल्यूज है 10, 12 एंड 15 रेशियो में आएंगी ऑलवेज, सिमेट्रिकल डाटा में। क्लियर है? चलें आगे। आगे 7 कहते हैं अगर आप दो नंबर लेते हो, कोई भी दो नंबर, एनी टू नंबर, उनके जो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है ना वो रेंज का हाफ होता है। एनी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेंज। करके देख लो। अब मान लीजिए कोई आप दो नंबर ले लो, आपकी चॉइस के ले लेते हैं, बताओ कौन कौन से? इसको हो क्या गया, चल नहीं रहा ये? हाँ जी, बताइए, कोई भी दो नंबर ले लो, बोलिए। और 40, 42। लो जी, इसकी रेंज निकालिए। 12। चेक करो, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 6 आएगा। चेक करो, चेक करो, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 6 होगा। मीन कितना आएगा? अरे सीधा फॉर्मूला लगा दो ना, स्केयर कर दो इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
कितना, और इसका 42 का 1764 2664। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक, 2664 अपॉन एन, मीन कितना आएगा इसका 36, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो देखना 36 आएगा सॉल्व करके, ठीक। दो नंबर के केस में सिर्फ दो, एनी टू नंबर उठा लो, एनी टू नंबर, सिर्फ दो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में होने चाहिए या कैसे होने, एनी टू नंबर उठाइए, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना उन नंबर की रेंज का हाफ होगा। तो रेंज हमने दो नंबर की ले ली 12 और उसको हाफ कर दिया 6, तो बताओ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट्स हैं ये, बस ये आपको याद होने चाहिए कि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व करते रहो। चले आगे, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी होगी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए एक बार सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। एक तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0 होता है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हमेशा मीन का सहारा लेते हैं। दूसरा, रेंज, अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रेंज निकालते हो तो उसमें 68.27% आइटम्स कवर होती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डबल कर देते हो तो रेंज में 95.45% आइटम्स कवर होती हैं, और अगर आप रेंज को ट्रिपल कर देते हो तो 99.73% आइटम्स कवर हो सकती हैं। ये सिमेट्रिकल डाटे में होता है, हर एक डाटे में नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये देखो ना, इसी के सिमेट्रिकल डाटे के ऊपर ही दिया गया है, ये जो ग्राफ है ना इसी रेंज का बनाया गया। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर n नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर n है, तो उसके में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फार्मूला लगा के भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ये मैंने आपको बोला था फार्मूले की डेरिवेशन मैंने करा, आप मेन क्लास में लगाओगे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर सारी वैल्यू कांस्टेंट होंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज 0 रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इवन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, अगर हम शुरू से बात करें डिस्पर्शन के कितने मेथड्स हैं, अगर आप रेंज की बात करो, इंटर क्वार्टल रेंज की बात करो, मीन डेविएशन की बात करो या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करो, में एक ही प्रॉपर्टीज काम करती हैं, सब इंडिपेंडेंट ओरिजिन है। अगर आप उनमें ओरिजिन बदल दोगे आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्केल बदलोगे तो आंसर का भी स्केल बदलेगा, लेकिन साइन हमेशा पॉजिटिव। ये सारी फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज हर एक डिस्पर्शन के मेथड में लगती हैं। ओके, उसके बाद ये मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप है। अगर आपका सिमेट्रिकल डाटा है तो वो रेशियो 10:12:15 में होती है। क्या क्या, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर एक ही डाटे का निकाला जाए, सिमेट्रिकल डाटे का, सिमेट्रिकल बेल शेप डाटा आपको मालूम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा, उसमें जो क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशियो होगी वो 10, 12 एंड 15 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी दो नंबर का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो वो उसकी रेंज का हाफ होगी, ठीक। उसके बाद सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है आपको कि दोनों में हम हर एक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। रेंज यार, इंटर क्वार्टल रेंज में हम ऐसा नहीं करते, रेंज में तो पहली और अखीरली वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और इंटर क्वार्टल रेंज में जो Q1 और Q3 की वैल्यूज है उसको कंसीडर करते हैं, मिडिल 50% को ही उठाते हैं। मेरिट्स बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, ठीक है। कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, हमने यहाँ पे साइन इग्नोर नहीं किए, इसलिए हम लोग इसकी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस से कम प्रभावित होती है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आप अलग अलग सैंपल ड्रॉ करते हो और सैंपल ड्रॉ करके रिजल्ट निकालते हो उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है तो उसमें फ्लक्चुएशंस कम आएंगी, अगर आपने रेंज निकाली है तो फ्लक्चुएशंस ज्यादा आएंगी। डिफरेंट एक ही डाटे से सैंपल लेंगे। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, आई होप अब तो आपको क्लियर हो गया होगा ना सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं। अगर आप एक ही डाटे से कई सारे सैंपल्स निकाल लो और उनके जो रिजल्ट निकालोगे उसमें डिफरेंस अगर आएगा उसको बोलेंगे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर आप रेंज निकालोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, अगर आप इंटर क्वार्टर रेंज निकालोगे फिर भी डिफरेंस आएगा,
लेकिन अगर आप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करोगे तो डिफरेंस कम आएगा, क्योंकि सारी आइटम्स पे बेस्ड है वो। ठीक, ऐसा सेम हम लोग मीन में भी पढ़ रहे थे। मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, मीडियन और मोड में ज्यादा होती हैं। ठीक, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल पाते हो, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हो। अगर वो तो है ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर होता है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो आपने हमेशा ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक, स्क्यूनेस और कोरिलेशन में इसकी आपने स्क्यूनेस पढ़ा हुआ है किसी बच्चे ने? पंजाब बोर्ड वाले ने पढ़ा होगा। ठीक है, वहां पे आपको याद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोरिलेशन में तो मैं आपको बताऊंगा वी ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन में हम हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। और इट प्रोवाइड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। और सबसे बेस्ट है, डिस्पर्शन के जितने मेथड्स हैं सबसे बेस्ट यही है। लिमिटेशन, कैन नॉट बी यूज फॉर कंप्यूटिंग वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर एब्सोल्यूट मेजर है, अगर 2 सीरीज है, एक केजी में मेजर है, दूसरी लीटर में मेजर है, दोनों की डिस्पर्शन निकाल तो लोगे लेकिन कंपेयर नहीं कर पाओगे, उसके लिए हमें रिलेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही बोल रहा है वो, क्योंकि जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का मेथड होता है वो यूनिट फ्री नहीं होता, वो प्रभावित होता है। अगर केजी में है तो डिस्पर्शन भी केजी में आएगी, और अगर लीटर में है डाटा तो डिस्पर्शन भी लीटर में आएगा। तो आप लीटर और केजी को कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उस केस में क्या निकालेंगे, रिलेटिव मेजर का इस्तेमाल करके यूज करेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है, बस आप ये मानिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, यही उसकी लिमिटेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक एब्सोल्यूट मेथड है, यही उसकी लिमिटेशन है। इससे बेटर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि रिलेटिव है, उसमें हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। इट्स डिफिकल्ट टू कंप्यूट, एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित हो जाता है क्योंकि स्केयर हो जाता है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो दूसरों से या तो बहुत छोटी होगी या दूसरों से बहुत बड़ी होगी। अगर एक भी वैल्यू ऐसी आ गई ना, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन को बदल के रख देना। क्यों, स्केयर होता है ना, तो स्केयर में प्रभाव भी स्केयर्ड हो जाता है। ओके, और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल पाएंगे। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, मास्क में भी पता चल जाता है। क्या हुआ, अरे नहीं पीछे तू, अरे इनको बोल रहा हूं यार, हाथ खड़ा कर दो, किसको बोल रहा हूं। क्या हुआ, कोई चुटकुला याद आ गया? फिर मैंने तो नहीं सुनाया, चलो ध्यान दो बस। हंसने में प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां तो रीजन बता के हंसो, फिर तो हंसो। यहां पे भी कुछ नहीं है, आप देख बोर्ड को रहे हो और हंस रहे हो। The standard deviation cannot be computed for distribution with open end classes. Open end classes में हम standard deviation compute नहीं कर सकते। चलें आगे, वेरियांस, ये डिस्पर्शन के मेथड खत्म हो गए हैं। मैथमेटिकल, अलजेब्रिकल डिस्पर्शन के कितने मेथड हैं, 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक जिसमें हम लोग डाटे की डेविएशन निकालते हैं, एक मीन से डाटे की डेविएशन निकालते हैं। एक जिसमें होल डाटे की डिस्पर्शन होती है, दूसरे में मीन से डेविएशन होती है। होल डाटे की डिस्पर्शन के लिए 2 मेथड हैं, एक रेंज और इंटर क्वार्टल रेंज, और मीन से डेविएशन निकालने के लिए आपके पास मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इनके रिलेटिव मेजर्स भी हैं। रेंज का रिलेटिव क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टल रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। इंटर क्वार्टल रेंज और क्वार्टल डेविएशन में फर्क क्या होता है, उसमें 2, इंटर क्वार्टल रेंज नॉर्मल होता है उसमें, और क्वार्टल डेविएशन में एवरेज होती है बस। और उसके बाद नेक्स्ट मीन का कोएफिशिएंट रिलेटिव क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, एक कॉमन सी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये सारे के सारे मेथड ऑफ डिस्पर्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। आप ओरिजिन चेंज कर दोगे आपका आंसर सेम रहेगा, और स्केल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप स्केल चेंज करोगे तो आपके आंसर का स्केल भी बदलेगा, साइन हमेशा पॉजिटिव सब में ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा है और करेक्ट इनकरेक्ट भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है वेरियांस।
वेरियांस इज नथिंग, इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इतना ही याद करना है। वेरियांस इज नथिंग, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियांस भी बेसिकली क्या करता है, वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन को इजी कर देता है, क्योंकि रूट सॉल्व नहीं ना करना पड़ता, रूट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेरियांस एक अलग मेजर है, लेकिन उसमें उसका फायदा ये होता है कि हमें रूट सॉल्व नहीं करना पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, बाकी मतलब वही है। इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर आपका वेरिएंस छोटा है इसका मतलब डिस्पर्शन कम है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, डाटा बिखरा हुआ कम है, और अगर वेरिएंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, डाटा बिखरा हुआ है। ओके, चलते हैं लॉरेंस कर्व, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्पर्शन, ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्पर्शन। चलिए थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूं। लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व बेसिकली है क्या, एक ऐसी कर्व है, एक पर्सन था जिसने इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में जो बिखराव है ना, उसको अलग अलग कंट्रीज में स्टडी किया। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में जो बिखराव, अमीरी और गरीबी में कितना अंतर है, उसको स्टडी किया। और स्टडी करके, वो भी तो डिस्पर्शन ही है ना, हमारी कंट्री में अमीर से अमीर लोग पड़े हैं और गरीब से गरीब, यानी कि उसमें भी तो डिस्पर्शन है। तो उसने क्या किया, इन क्वालिटी ऑफ इनकम को जज करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाकर कुछ डाटा कलेक्ट किया, और फिर उसे एक डायग्राम बना के उसे प्लॉट कर दिया। अगर तो उस कंट्री में एक ऐसी लाइन बना दी, ऐसे अगर तो वो जो जब डाटा प्लॉट करता था लाइन इसके आसपास आती थी, तो बोलता था कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उस कंट्री में फेयर है, सही है। और अगर लाइन जितनी दूर इस लाइन से रहती थी, उसका मतलब वहां पे इनक्वालिटी जो है वो उस कंट्री में ज्यादा। इनक्वालिटी किस चीज में, अमीरी और गरीबी में। और किसी कंट्री में और ज्यादा होती है तो इनक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लॉरेंस कर्व वो है जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करता है, इनकम में अलग अलग कंट्रीज में जो डिस्पर्शन है उसको स्टडी करता है। उसने ये डायग्राम बनाया कैसे, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ज्यादा तो मैंने मेन बैच में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो अब देखिए उसने क्या किया, एक इधर ले ली उसने इनकम, और इधर नंबर ऑफ पर्सन। आपको बनाना नहीं आएगा, जस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए। और उसने लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, इसे बोला लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और फिर इधर इनकम और इधर नंबर ऑफ पीपल क्यूमुलेटिव है, उसको प्लॉट करना शुरू कर दिया। लाइन ऐसे बनी, ये एक कंट्री की लाइन होगी, एक कंट्री का डाटा इनकम और पॉपुलेशन का इकट्ठा किया। दूसरी ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव समझ तो, देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देता हूं। इस लाइन को बनाने का मतलब क्या है, मतलब इतने लोग, उन सबकी इनकम मिला के इतनी, इतने लोग टोटल इनकम उनकी इतनी, इतने लोग टोटल इनकम इतनी। देखो धीरे धीरे इनकम बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां जाके देखना है एकदम तेजी से बढ़ जाएगी, यहां अमीर आ जाएंगे। अब देखो ऊपर वाली लाइन का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, लोग बढ़ते गए, पहले धीरे धीरे इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि जो एडिशनल लोग थे वो गरीब थे, लोग बढ़ जाते थे, इनकम बढ़ती नहीं थी उनकी, टोटल में इनकम इंक्रीज नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ, एंड में जाके एक एक बंदा ह्यूज ह्यूज इनकम जोड़ रहा है बीच में टोटल इनकम में, तो मतलब लाइन ऐसे एकदम चढ़ गई ऊपर को। अगर मान लीजिए यही फेयर होता डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे जैसे जिस जिस प्रपोर्शन में लोग बढ़ते उसी प्रपोर्शन में इनकम बढ़ती, ठीक। तो फेयर होता, लाइन सीधी हो जाती। लाइन सीधी होने का मतलब ही ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस प्रपोर्शन में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सबके पास बराबर इनकम है, लाख इनकम, तो अगर मैं हम सबको प्लॉट करें होगा, देखो
5 6 7 8 8 जानों का डाटा प्लॉट कर लेते हैं। नहीं चलो मान लो 50,000 है, 16 जानों का डाटा प्लॉट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। एक बंदे की इनकम 50,000, दूसरे की, दो की मिला के कितनी? 1 लाख, 3 की मिला के 1.5 लाख, 4 की मिला के, 5 की मिला के, 6 की मिला के 3 लाख, 7 की मिला के 3.5 लाख, 8 की मिला के 4 लाख, 10 की ऐसे, ठीक है, और 11 की बहुत है, बनेंगे ना सीधी लाइन। ये लाइन इसी तरीके से आगे भी बढ़ेगी, ठीक। लाइन ऑफ, ये लाइन स्केल से बनाओगे तो सीधी बन जाएगी, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए ये जो उसने स्टेट लाइन बनाई ना, इसे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला। और अगर कंट्री में आपकी लाइन इस तरीके से बन रही है तो मतलब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज्यादा दूर हो। शुरू में लोग गरीब हैं, शुरू में लोग गरीब है, इसलिए उनकी गिनती नहीं है, और बाद में जो अमीर लोग आ जाते हैं थोड़े से ऐड होते हैं लेकिन इनकम बिल्कुल तेजी से बढ़ने लग जाती है, इसका मतलब वो अमीर है। इसलिए लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली। और जितने आप उस लाइन से ज्यादा दूर हो उतना आपकी कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर नहीं है, वो स्क्यूड है, बिखरा हुआ है। अमीरों के पास बहुत ज्यादा इनकम है और गरीबों के पास कम है। गरीबों की गिनती ज्यादा है, अमीरों की गिनती कम है, लेकिन एक्यूमुलेटेड इनकम उनके पास बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को स्टडी करने के लिए लॉरेंस कर्व बनाई गई है। क्लियर है? तो ये इनकम की डिस्पर्शन को मेजर करती है। हम इस पे किसी और चीज, हम इस लाइन ओरिजिनली तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, लेकिन हम किसी और चीज के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। लॉरेंस कर्व मैक्सो लॉरेंस ने दिया था। ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्शन, ग्राफिकल मेथड है डिस्पर्शन को स्टडी करने का। इट इज ए कर्व दैट शो डेविएशन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ फ्रॉम द लाइन शोइंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली, और उसके कंपेयर में आपकी लाइन कंपेयर्ड होती है, आपकी कंट्री की लाइन। जितनी आपकी कंट्री की लाइन उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से दूर है उतनी आपकी कंट्री में डिस्पर्शन ज्यादा है। इट इज ए क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व इन विच परसेंटेज ऑफ आइटम इज कंबाइंड विद परसेंटेज ऑफ अदर थिंग्स सच एज वेल्थ, इनकम, सेल और प्रॉफिट। तो ये आप सेल के बारे में भी बात कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में भी बात कर सकते हो, वेल्थ के बारे में भी, उसकी डिस्पर्शन के बारे में भी बात कर सकते हो, और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हो। हमारी कंट्री में आपको लगता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है? इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर भी नहीं है। उसका कारण हम लोग अलग अलग जॉब्स को अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। हर बंदा मेहनत कर रहा है, उसको उसकी बराबर की वेटेज नहीं है, पेमेंट नहीं है। अगर आप किसी ऐसे स्पोर्ट्स में, ऐसी एक्टिविटी में हो जो टीवी से रिलेटेड है, आपको थोड़े से काम के ह्यूज पैसे मिलते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत ज्यादा काम करने के बावजूद भी आपकी उतनी आमदन नहीं बढ़ती है। आपको लगता होगा कि टीवी वाले बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमसे 1/10 भी नहीं करते होंगे। आप अगर आपके पेरेंट्स इतना काम करते हैं उसका 1/10 भी नहीं करते हैं वो, बट क्योंकि इंडस्ट्री अलग है, इंडस्ट्री अलग होने की वजह से रेम्यूनरेटिव ज्यादा है। आपने कभी देखा कि यूट्यूब पे ऊपर जाओगे सिंगरों के फॉलोअर ज्यादा होते हैं, किसी और पॉलिटिशियन के भी ज्यादा होते हैं, किसी और फील्ड वाले डॉक्टर के ज्यादा नहीं होंगे, लॉयर के ज्यादा नहीं होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज्यादा नहीं होंगे, चाहे जितने मर्जी अच्छे लॉयर, जितने अच्छी मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, नहीं होते। मैक्सिमम फॉलोअर्स या तो प्लेयर के होंगे, या सिंगर्स के होंगे, या मूवी स्टार्स के होंगे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री वैसी है। हम लोग 24 घंटे उनको टीवी पे देखते हैं और उनको फॉलो करते रहते हैं। ये हमारी दुविधा है कि हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो सिर्फ टीवी पे दिख रहे हैं।
उनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन है तो है, ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ पे एक्टिविटी लाइफ भी, अब मान लो क्रिकेट खेल रहे हो तो आपकी इनकम अलग है, हॉकी खेल रहे हो तो इनकम लेवल का फर्क है, मेहनत तो हॉकी में भी है, फुटबॉल खेल रहे हो तो इनकम लेवल अलग है, कबड्डी खेल रहे हो तो इनकम लेवल अलग है, स्पोर्ट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन है इनकम का। अब कैसी जॉब कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हम कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो इनकम लेवल अलग है, अगर साइंस पढ़ा रहे होते तो इनकम लेवल अलग होता, ठीक है। तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है। तो कर वेरिएबल कर ऑन वाई एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज आर ऑन एक्स एक्सिस। ये इनकम हो गया, उल्टी है, यहां पर इनकम कर देते हैं, यहां पर हम नंबर ऑफ पर्सन करते हैं, क्यूमुलेटिव फिगर्स है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम लोग उसको प्लॉट कर देते हैं। द लाइन्स obtained unless all item exactly equal will always form a curve below the line of equal distribution। ये लाइन कभी ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि शुरू में हम गरीब लोग लेंगे, बाद में अमीर लेंगे, तो लाइन यहाँ सीधी और जितना बड़ा ये कर्व होगा उतनी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं होगी, ठीक है। द एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लॉटेड कर्व गिव द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द आइटम। If the curve of various distribution are shown on the same Lorentz presentation, the curve that is farthest from the diagonal line represent the greatest inequality। जितनी दूर होती जाएगी कर्व उतनी इनइक्वालिटी कंट्री में ज्यादा है, या उस चीज की इनइक्वालिटी ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन, ठीक। कल आप एक तो इन क्वेश्चंस को करके लाओगे, सारे क्वेश्चन होमवर्क है, मैं इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, इसके अलावा आपके ये वाले क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, सुन लो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन और जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं ये भी। तो कल की क्लास में पहले तो इनको डिस्कस करेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो वी विल डिस्कस क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, कितने बजे तक है क्लास? 4:30 तक थी, चलो ठीक है, फिर तो नेक्स्ट कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।